नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसार। नेपाल, जहां पहले त्रिशूली नदी में बुधवार को तबाही की बाढ़ आई, हमारे आज तक के 5 संवाददाता नेपाल से भारत नेपाल बॉर्डर तक लगातार इस विनाश के बाद के मंजर की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जहां भारत में फंसे नागरिकों के लिए और उन्हें लेकर बहुत बड़ी चिंता है, जहां चीन से नेपाल को पहले तबाही की बाढ़ से बचने को लेकर कोई चेतावनी न मिलने को लेकर शंका व्यक्त की जा रही है, तब आपको हर खबर से हम खबरदार करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। नेपाल में तबाही के बाद अब तक खबर है कि 359 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 826 लोग लापता हैं। भारत के 285 लोग अभी भी लापता हैं और इन 285 लोगों के अलावा 54 भारतीयों को बचाया भी जा चुका है। हर परिवार इस उम्मीद में इस समय है कि उनके अपनों की रक्षा होगी, वो सुरक्षित बच जाएंगे। नेपाल में भारत मदद पहुंचा रहा है। नेपाल की सेना, नेपाल की पुलिस, नेपाल की रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच त्रिशूली नदी के दोनों किनारों पर आज तक ने तबाही के बाद स्थिति को अपने कैमरे में कैद किया है। बैग पानी आया, हम लोग ऊपर भागे थे। अच्छा। क्या हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया। बच्चा को नुगा भी नहीं है, सब चला गया है। एक भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, साहब खाने के लिए कुछ नहीं है। यो अकल्पनीय रूपमा जे खालको क्षति हामीले बेहोर्नु परेको छ। दो मिनट से बच गए हम लोग, नहीं तो हम सब परिवार इसी में दह जाते सर। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा। नेपाल की जमीन पर 26 अगस्त की उस तबाही के जख्म दर्ज हैं, जिन्हें भरने में वक्त लगेगा, शायद बहुत वक्त। क्योंकि वक्त की ही गवाही इन 2 वीडियो में दर्ज है, जहां नेपाल के उत्तरी हिस्से में खुशहाली खिलखिलाती थी, जहां इंसानी बस्तियां पर्यटन का आसमान सजाती थी, वहां दूसरी तस्वीर दिखाती है कैसे सब कुछ बह गया। घर के घर गायब हो गए, बस्तियां या तो बह गईं या मलबे में ढह गईं। जो बच गए वो खुशनसीब। उन्हीं खुशनसीबों में बुधवार का ये वीडियो, ये फिर से याद कराना जरूरी है। बताना जरूरी है कि प्रलय जब बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद त्रिशूली नदी में बाढ़ के रूप में आई, तो चंद जिंदगी थी जिन्होंने विनाश के इस बहाव के आगे सरेंडर करने से मना कर दिया और तब उन्हें बचाया गया। तो कुछ इस तरह भी, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं। ये चंद लोग हैं जिनकी जिंदगी नेपाल में बहती आफत के बाद शुरू हुए राहत के काम में बच पाई। महाविनाश काल के 30 घंटे के बाद अब कैसा है नेपाल, जहां घरों की पहली मंजिल तक जब बाढ़ का मलबा आकर समेट गया बहुत कुछ, तब बचाव रस्सियों के सहारे कुछ यूं होता भी देखा गया। लेकिन जमीन पर क्या हाल है, क्या बचा है? और तब ये 3 तस्वीरें देखिए। त्रिशूली नदी, तिब्बत से निकलने वाली नदी, जिसे तिब्बत में किरोंग संगपो कहा जाता है, 165 किलोमीटर तक बहती है, तिब्बत से नेपाल आती है। नेपाल की वो लोकप्रिय नदी जो अपने तेज बहाव और व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए मशहूर रही। लेकिन बुधवार को इसी त्रिशूली नदी में ऐसा शूल तूफान प्रलय का उठता है, जिसने एक तरफ धादिन, दूसरी तरफ नोवाकोट में तबाही ला दी। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह धादिन में, संवाददाता आशुतोष मिश्रा नदी के दूसरी तरफ नोवाकोट से आगे बढ़े। एक एक करके आपको इसी त्रिशूली नदी के दोनों तरफ आए विनाश के शूल का सच आज तक पर हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको आज तक संवाददाता श्वेता सिंह के साथ हम नेपाल के धादिन की तरफ ले चलते हैं, जहां त्रिशूली नदी जब बुधवार को सब कुछ बहाने लगी, तो लोग रोते बिलखते किसी तरह बचते हुए भागते दिखे, अपनों को तलाशते दिखे। जहां नेपाली सेना लोगों को एक एक करके तबाही के मलबे के बीच से निकालने में जुटी हुई है, जहां त्रिशूली नदी के बह जाने के बाद धादिन इलाके में अब जो कुछ बचा है उसे समेटने में लोग जुटे हैं।
वहीं आज तक संवाददाता श्वेता सिंह जब त्रिशूली नदी में आए सैलाब के गुजरने के बाद के हालात को रिपोर्ट करती हैं, तो मिट्टी के ऊपर नजर आता है एक हाथ का निशान। वो निशान जो बताता है कि जिंदगी यहाँ बचने को छटपटाई होगी, सैलाब के बाद कहीं से बचने की आस तो जगाई होगी। ये निशान देने वाला हाथ पता नहीं बचा या नहीं, लेकिन नेपाल में तबाही के निशान बहुत कुछ बताते हैं। घरों का हाल देखिए आप, ये जिस रोड पर हम खड़े हैं इस समय, ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके, लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा। ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है, वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं, अभी किसी तरीके से कुछ यहाँ पर जेसीबीज हमें दिख रही हैं जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है। उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। बस अब ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं, उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्योंकि ये सड़क जो है वो अब यातायात के लिए बंद की गई है, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धंस गया था इस मलबे में। रेत ही रेत, ये इलाका रेतीला नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको रेत ही रेत हर तरफ नजर आएगी। रेत में जैसे ये पूरा इलाका ढक गया है। ये इनका घर भी है, अब घर और सड़क के बीच में पूरा दलदल आ गया है। घर में भी भर गया है क्या भैया? घर में भी भर गया है, पूरा ऊपर तक आ गया था। उनके इशारों से हम समझते हैं वो दूर है, ना वो हम तक आ सकते हैं ना हम उन तक जा सकते हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि दरवाजे के ऊपर के हिस्से तक आया था वो मलबा। मुश्किल से 3 लाख की आबादी वाले धादिंड के लोग याद करते हैं वो मंजर तो सहम जाते हैं। युद्ध के स्तर पर कोशिशें चल रही हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड को चालू किया जा सके, लोग जो अफेक्टेड हैं उनको हेल्प किया। झन्डै 100 भन्दा बढी घरहरू नोक्सानी भएको छन् र त्यो घरभित्र गरिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सबै ध्वस्त भएका छन्। यहाँ धेरै अब व्यावसायिक मान्छेहरूका ठूलो नोक्सानी पनि भएको छ र अब जे हिसाबले पूर्वदेखि बसोबास गरे उनीहरू बेघर बार भएका छन् र यो अकल्पनीय रूपमा जे खालको क्षति हामीले बेहोर्नु परेको छ योले हामीलाई असाध्यै पीडा पनि भएको छ। 26 अगस्त की सुबह से पहले 1920 वर्ग किलोमीटर यानी दिल्ली से थोड़ा बड़ा जितना शहर धादिंड नेपाल का जो बसा रहा खुशहाली के साथ, जहां 26 अगस्त को आए विनाश के बाद अब खामोशी पसरी पड़ी। सबसे बड़ा प्रयास ये है कि नेपाल की जो ये लाइफलाइन इस सड़क को माना जाता है, यहाँ पर ये मलबा आ गया है और इस मलबे को जेसीबीज के साथ किसी तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुला रहे, एक तरफ का रास्ता तो चलता रहे, वरना ये इतनी फिसलन वाली पूरी जमीन है और इतनी धंसने वाली जमीन है, एक तरीके से दलदल उतर आया है यहाँ की सड़क पर कि गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहाँ पर नहीं चल सकता है। किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है वहाँ की सेनाएं सबसे पहले जो जमीन पर है वो उतरती हैं। यहाँ पर भी नेपाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो सुरक्षा बल है, नेपाल के सैनिक है, वो सब यहाँ उतर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आम लोगों की और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी सड़क है वो उसका एक हिस्सा और अहम हिस्सा वो खुला रहे। देखिए जेसीबी के साथ इस मलबे को किसी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए, एक तरफ कम से कम किया जाए ताकि सड़क यहाँ पर चल पाए। ये NH4 है जो सीधा उसी एरिया को जाता है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। अब देखिए कि है बहुत मुश्किल, ये काम है बहुत मुश्किल काम। एक जेसीबी यहाँ पर लगी है क्योंकि पूरा एरिया जो है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है। नेपाल में रिपोर्ट कहती है कि शुरुआती तौर पर 35 पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज और 50 किलोमीटर से ज्यादा की पक्की सड़कें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। आगे और विनाश का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क
बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काट कर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धंस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नेपाल आज तक। त्रिशूली नदी के एक छोर पर हमारी संवाददाता श्वेता सिंह पहुंची हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। तो दूसरे छोर पर हमारे संवाददाता हैं आशुतोष मिश्रा। दूसरे हिस्से की तरफ लोग उतने खुशनसीब नहीं थे जितने कि पहले हिस्से की तरफ। दूसरा हिस्सा नुआकोट का है, किलों का शहर भी इसे कहा गया, लेकिन बाढ़ की आफत में नुआकोट में सब कुछ बह गया है। नेपाल में तबाही के ठीक बाद ऐसे वीडियो सुकून की सांस लेने देते हैं, जहां जिंदगी बचती दिखती है। जिस नेपाल में हर घंटे बीतने के साथ मरने वालों की संख्या और शवों के मिलने का नंबर बढ़ता जा रहा है, वहां एक नागरिक भी बचता दिखता है तो लगता है ईश्वर ने रक्षा की। क्योंकि बुधवार को आए विनाश का एक भी वीडियो अब सामने आता है तो लगता है कोई नहीं बचा होगा, सब खत्म हो गया होगा। और तब आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा त्रिशूली नदी के दूसरे उस किनारे तक पहुंचते हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही का असर दिखता है। जगह का नाम है नुआकोट। ये नेपाल के उस शहर की खबर है जो एक पहाड़ी जिला है, जो नेपाल के बागमती प्रांत में मौजूद है। 2,63,000 से ज्यादा आबादी वाला शहर, जहां 7 मंजिला नुआकोट महल मौजूद है, जिसे राजा पृथ्वी नारायण शाह ने बनवाया। इसे 9 किलों का शहर भी कहा गया। यहाँ की अधिकांश आबादी हिंदू धर्म को मानती है और इसके बाद नुआकोट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है। त्रिशूली नदी और तांडी नदी, जिसे सूर्यमती नदी भी कहा गया है, वो नुआकोट की मुख्य नदियां हैं। लेकिन उसी नदी में आई बाढ़ ने ये हाल कर दिया। घरों में बाढ़ का पानी, मिट्टी, गाद सब कुछ भरा हुआ है। लोग घर के भीतर से विनाश वाला मलबा निकालते दिखते हैं। पूरा का पूरा शहर समझिए बंजर हो चुका है, कीचड़ में दब चुका है। तो जो इक्का दुक्का लोग हैं जिनकी माल मत्ता बची है, वो इन पहाड़ों के रास्ते, ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं उस पार, ताकि जो है जरूरत का सामान है वो बचा सकें। और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो इन रास्तों से आ रहे हैं। अभी देखिए जगह है, ये पूरा ट्रैक है और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हैं और ऐसे कुछ जा करके ये रास्ता होगा तब पार होगा। मुश्किल भरा समय है, इसीलिए जो यहाँ के नेपाली लोग हैं वही एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए हुए हैं। जहाँ चंद मकान बचे दिखते हैं, बाकी मानो बह गए। कुछ खड़े, सुनसान चारों तरफ, गाद, मिट्टी, पत्थर फैला हुआ। शहर के जिस हिस्से पर मैं आया हूँ, एक रास्ता छोड़ करके देखिए, यहाँ पर कृषि विकास कार्यालय था नुआकोट का। पूरी की पूरी पहली और दूसरी मंजिल जो है इस समय मलबे में है। तो आप समझिए कि नदी जो उससे भी 50 मीटर पीछे है वो आगे आई और उसकी धारा इतनी ऊंची थी कि उसने इस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आगे लिए चलते देखिए, मकान का पहला हिस्सा है, हम ऊंचाई पर हैं और मलबा कहाँ तक आया था, जब पानी इसके साथ आया तो मलबा तो है यहाँ तक आ जाइए। देखिए ये ऊंचाई है, इससे आप समझ सकते हैं 60 से 70 फीट आया होगा। और उसके साथ प्रवाह में, उसके मलबे में ताकत कितनी ज्यादा रही होगी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ वो उसे बहा कर लेकर चला गया है। वो इतना ताकतवर ये सैलाब था कि आगे से लेकर, यानी जिस ऊंचाई से वो नीचे आया, गुरुत्वाकर्षण की ताकत, मलबे की ताकत, ये देखिए सब कुछ न सिर्फ उसने मलबे में तब्दील कर दिया बल्कि बर्बादी का वो मंजर लाया जो नेपाल में इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले शायद सालों तक कभी नहीं भूल पाएंगे। थे घर में जब ये हुआ, शुरू हुआ था, यही ऊपर में था सर। हम सब यही ऊपर में था, यही एक तला ऊपर। कितना मौका मिला था भागने के लिए? यहाँ भागने के लिए तो वही 4-5 मिनट मात्र में बचा था सर हम सबको यहाँ से भागने के लिए। बचे थे सर, सिर्फ 2 मिनट से बच गए हम लोग, नहीं तो हम सब परिवार इसी में दह जाते सर।
ऐसा ही भूकंप, ऐसा पानी आया ना कि हम लोग देख नहीं पाया, डर से इतना कलेजा धक धक करने लगा कि बातें छोड़ दो। सामान वामान तो सब चला गया, सामान सब चला गया साहब, सामान एक भी नहीं है, सामान एक भी नहीं है साहब, सब गया, चांदी सब चला गया, पैसा कौड़ी सब चला गया, खाना पीना दाम था, गाड़ी घोड़ा सब था, वो सब चला गया। उदाम बर्बाद। यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहाइश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किसी तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है। बच्चा को नुगा भी नहीं है, सब चला गया है, एक भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है साहब, खाने के लिए कुछ नहीं है। सोचिए तबाही अपने साथ ऐसी बर्बादी लेकर के आई है कि सब कुछ जो बचत थी, जमा पूंजी थी और जो कुछ घर में था वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। पानी का स्तर कम हुआ है लेकिन पानी अपने साथ इतना मलबा लेकर के आई है, ये कैसे कम होगा? ये जरा मलबे की तस्वीर में आपको फिर दिखाते हैं कि इस मलबे को कम करने में ये तो साफ ही नहीं हो सकता। एक पूरा का पूरा शहर मानिए जैसे मलबे में दब चुका है, जमींदोज हो चुका है, और इसके आगे दरअसल पैर रखना मेरे लिए भी इतना रिस्की है कि यहाँ जाना अपने आप में बेहद जानलेवा है। लेकिन इसके साथ देखिए ये पूरा जो इलाका है ना, इसके नदी के किनारे, त्रिशूली के किनारे बना ये पूरा शहर अब बर्बाद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देता है। चीन ने आज नेपाल को भोटेकोशी नदी में पहले भी बड़ी बाढ़ को लेकर खबरदार किया। चीन ने नेपाल को चेतावनी दी है कि भोटेकोशी के उद्गम स्थल पर बना 20 लाख घन मीटर का ताल टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे अगले 3 दिनों के अंदर 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल पहुंच सकता है। लेकिन चीन की इस अपील पर नेपाल ने सवाल उठा दिए। वहां सांसद से लेकर पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चीन ने इतनी बड़ी तबाही से नेपाल को समय रहते खबरदार क्यों नहीं किया। चीन से आई तबाही नेपाल में पहाड़ बहा ले गई। चीन से आई तबाही में नेपाल से बहकर हाथी भारत आ गए। नेपाल का ये हाल क्या चीन की वजह से हुआ? क्योंकि जब तिब्बत में तबाही मचाने के बाद ये सैलाब नेपाल की तरफ बढ़ता है, तब चीन ने नेपाल को खबरदार क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछा जा रहा है। नेपाल के लोगों की तरफ से बनाए गए ये वीडियो बताते हैं कि अगर समय रहते चीन ने नेपाल को अलर्ट कर दिया होता तो शायद इतने लोगों की जान न जाती। अब नेपाल के लोग पूछते हैं कि आखिर चीन ने पड़ोसी होने का धर्म क्यों नहीं निभाया? बुधवार को जो नेपाल के रसुआ जिले में तबाही मची, जो अचानक फ्लैश फ्लड आया, उसने देखते ही देखते चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। तिब्बत से लगी सीमा पर नेपाल में लोग सुबह 9 बजे तक इस आपदा से बेखबर थे। तभी तिब्बत की तरफ से आने वाली भोटेकोशी नदी में पानी का ऐसा प्रचंड सैलाब आता है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस तबाही के बाद चीन को लेकर नेपाल में सवाल उठने शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा नाम राज राय का है, जो नेपाल की श्रम संस्कृति पार्टी के चेयरमैन और प्रमुख नेता हैं। राज राय ने नेपाल की संसद में चीन की भूमिका पर तीखे सवाल उठाते हुए पूछा कि जब तिब्बत की तरफ से इतना बड़ा सैलाब आ रहा था तो चीन ने समय रहते नेपाल को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। नेपाल के कई पत्रकार इस तबाही के पीछे कुदरत के गुस्से से ज्यादा चीन की नापाक हरकतों को जिम्मेदार मानते हैं। नेपाल के रणनीतिक और विदेश मामलों के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार परशुराम काफले ने चीन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर बेहद तीखे शब्दों में चीन की नीयत पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि जब तिब्बत की तरफ इतना बड़ा जल प्रलय का खतरा बन रहा था तो उसे उत्तरी पड़ोसी चीन ने काठमांडू को कोई अर्ली वार्निंग क्यों नहीं दी। इतनी बड़ी तबाही की कोई समय पर चेतावनी न देकर चीन ने नेपाल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे कई मासूम जिंदगियां चली गई।
नेपाल अकेले इस एकतरफा प्यार की कीमत कब तक चुकाता रहेगा? नेपाल में चीन के खिलाफ आती इन आवाजों की वजह चीन की तरफ से पहले चेतावनी नहीं देना है। जबकि चीन के केरुंग क्षेत्र में चीन के समय मुताबिक सुबह 10:30 बजे ही बाढ़ आ चुकी थी। नेपाल और चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। इस लिहाज से नेपाल के समय के मुताबिक ये आपदा सुबह 8:15 पर ही आ गई थी। अगर चीन तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को दे देता तो सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन चीन की ओर से आधिकारिक जानकारी लगभग 45 मिनट छोड़िए दावा है कि दोपहर 1:30 बजे साझा की गई, जिससे नेपाल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब नेपाल के लोगों को लग रहा है कि चीन ने उन्हें पहले खबरदार न करके धोखा दिया है, जबकि नेपाल की सरकारें चीन का ध्यान रखती रही, लेकिन चीन ने नेपाल का ध्यान नहीं रखा। नेपाल की ये शिकायत को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। इसे आप महाविनाश की टाइमलाइन से समझिए। तिब्बत में लेने नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरने से मलबे से नदी का बहाव रुक गया। नदी का रास्ता रुकने से कृत्रिम झील बन गई, लेकिन जब इस झील में ज्यादा पानी भरा तो मलबा हट गया और भोटेकोशी नदी में बाढ़ आ गई। इस समय तिब्बत में सुबह 8:37 पर भूकंप महसूस होता है और 9 बजे के आसपास भोटेकोशी नदी अप्रत्याशित उफान के साथ तिब्बत से नेपाल में घुस गई। उसके रसुआ, नुआकोट और धाडिंग इलाके में तबाही मच जाती है। अब नेपाल के लोगों की शिकायत है कि जो हेलीकॉप्टर तिब्बत के जिस ग्लेशियर के ऊपर घूम रहा है, जिसके टूटने से सारी तबाही आई, उसके बारे में समय रहते क्यों खबरदार नहीं किया गया? क्योंकि नेपाल से ही ऐसे दर्जनों वीडियो आए हैं जिनमें लोगों के अलर्ट करने पर कई लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। नेपाल में चीन को लेकर गुस्से की दूसरी वजह तिब्बत में होता अंधाधुंध निर्माण है। नेपाल के पत्रकारों के एक समूह नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने एक बड़ा दावा किया है। इस समूह का आरोप है कि रसुआ जिले में आई ये तबाही दरअसल तिब्बत सीमा पर चीन के अंधाधुंध निर्माण कार्य और उसके कारण आए हिमस्खलन का नतीजा है। इस तबाही के लिए शिनजियांग तिब्बत इलाकों में उसके बेलगाम निर्माण कामों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन नेपाल सीमा पर ऊंचाई वाले ग्लेशियर के इलाकों में चीन ने गांव और बस्तियां बसा दी हैं। पहाड़ों को काटकर नदी का रास्ता बदल दिया है, जिसने पहले से संवेदनशील हिमालयी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया। इस वजह से चीन नेपाल सीमा पर हर साल हिमस्खलन और फ्लैश फ्लड से तबाही मच रही है। नेपाल में चीन की दखल किसी से छिपी नहीं। नेपाल के नेताओं का झुकाव भी चीन की तरफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन इस ताजा तबाही ने नेपाल को लगता है चीन को लेकर जगा दिया। इसका एहसास चीन को भी है, इसीलिए नेपाल में चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इन आशंकाओं को खारिज करते हुए नेपाल में चीन के राजदूत चांग मोइमिंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि चीन घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेगा और हर संभव सहायता और मदद देने के लिए भरसक प्रयास करेगा। हम नेपाली पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आपदा से निपटने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। चीन कहता है कि उसे यकीन है कि हाथ मिलाकर हम कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे और अपने सुंदर घरों का पुनर्निर्माण करेंगे। चीन भारत का भी पड़ोसी है, इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय से भी इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया। चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। इसमें से 200 लोग जो हैं, उसमें से 95 लोग दार्चेन शहर की तरफ वहाँ से हिल्सा पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सागा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर है, और 60 से 70 लोग जो हैं सागा की तरफ आ रहे हैं। हिमालय को नुकसान पहुंचाने वाली चीन की नीति के खिलाफ अब नेपाल में आवाज उठ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कितनी बड़ी तबाही और बड़ी तादाद में लोगों को खोने के बाद नेपाल इस मामले को चीन के सामने पुरजोर तरीके से उठाएगा। चीन की तरफ से अभी नेपाल को चेतावनी दी गई है कि तिब्बत की लहंदे नदी का बहाव दोपहर में 12 बजे के आसपास एक बार फिर से रुक गया। ये जगह नेपाल बॉर्डर से सिर्फ 18 किलोमीटर पहले है और इसीलिए चीन की तरफ से नेपाल को खबरदार किया गया है।
अब चीन का कहना है कि नेपाल की तरफ करीब 100 चीन के नागरिकों के लापता होने का अंदेशा है। तिब्बत में भी चीन की तरफ से बड़ी तबाही का दावा किया गया है। इसके अलावा चीन नेपाल की मदद की बात करके उस गुस्से को शांत करने में लगा है जिसकी आवाज इस आपदा के बाद चीन सुन रहा है। जिस चीन के बारे में दावा है कि LAC पर उसने 300 सैटेलाइट का चक्रव्यूह भारत के खिलाफ रचा हुआ है, वो तिब्बत में इतनी बड़ी तबाही से बेखबर कैसे रह गया? पूरा डैम फुटे रहा है। The actual reason may be any, but in my appreciation, it is the underground evacuation, tunneling and interconnecting of various hydropower projects in Tibet, which may be a contributory factor. If the glacier has converted into a lake, this message, this satellite imagery as per MOU has to be shared with the downstream country, and that is Nepal. तो सवाल सीधा सा है कि आखिर जो चीन अपने हजारों सैटेलाइट से सारी दुनिया पर नजर रखता है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सैटेलाइट से पाकिस्तान की मदद की, जिस पर आरोप है कि ईरान की उसने सैटेलाइट से मदद करके अमेरिकी ठिकानों को तबाह करवाया, आखिर उस चीन के सैटेलाइट की नजर तिब्बत में इतनी बड़ी तबाही से कैसे चूक गई? नेपाल में आए जल प्रलय को लेकर भले ही चीन अपनी सफाई दे रहा हो और नेपाल के साथ खड़ा होने की बात कर रहा हो, लेकिन अपने चीन की भूमिका को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल बुधवार को 1:30 बजे के आसपास चीन की तरफ से आधिकारिक जानकारी नेपाल को दी गई कि रसवागढ़ी के ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर टूटने के बाद झील बन गई है, जबकि ये घटना सुबह 8:30 बजे हो गई थी। चीनी सैटेलाइट के पास इस बात की तस्वीरें रही होंगी। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर चीन ने समय रहते सैटेलाइट तस्वीरों को, जानकारी को नेपाल के साथ साझा किया होता तो तिब्बत के इस इलाके में इस अवलांच के बाद जो भारी बाढ़ आई उससे सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। चीन जानकारी छिपाने के लिए कुख्यात, इसलिए उस पर भरोसा अब नेपाल के ही लोग नहीं कर रहे, सवाल उठा रहे हैं। अपनी सरकारों को वो खबरदार करते हुए पूछते हैं कि आखिर चीन को लेकर एक तरफा प्यार से क्या मिला? मेरा शक जो है वो इस बात पे जाता है कि चीन के पास इतने सारे सैटेलाइट है, उपग्रह है, फिर भी क्या उनको ये पता नहीं था कि ऐसे कुछ होने वाला है या ऐसे कुछ हुआ है? और अगर पता होता तो क्यों उन्होंने ये बात नेपाल को नहीं बताई? क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में ऐसे डेटा शेयर करने का एक समझौता है, जैसे कि हमारे और चीन के बीच में भी है। तो तकरीबन 4 घंटे बाद जब ये दुर्घटना हुई तिब्बत के साइड में, उसके बाद उन्होंने नेपाल को खबर की कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसके पहले नेपाली लोगों को पता चल गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए काफी कसरत कर रहे थे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से बीजिंग से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान यूरोंग इलाके के प्लैनेट लैब्स और सेंटिनल सैटेलाइट डेटा की मांग की है। चीन का कहना है कि उसने अपनी तरफ बचाव के काम के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए और वो मदद कर रहा है। इसके अलावा उसने तिब्बत में भी बड़े पैमाने पर तबाही का दावा किया ताकि ये दिखाया जा सके कि उसे भी इस प्राकृतिक आपदा की कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? कोरोना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जब दुनिया को रोक देने वाली इस महामारी के चीन में पनपने के दावे हुए, चीन ने महीनों तक इस बारे में दुनिया को नहीं बताया और जब ये सारी दुनिया में फैला तो इससे जुड़ी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। 2019 में भी कोविड ऐसे ही आया था, जिसका भी ओरिजिन सस्पिशियस है, जिसका शक चीन के ऊपर है। अब आप छोटे छोटे देशों को इस तरह से अगर वो मदद नहीं करेंगे और जो जानकारी है वो नहीं देंगे, तो क्या ये छोटे छोटे देश या अपने जाने बचाने के लिए कैसे करेंगे ये लोग? तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ चीन का रोल है, जो कि अबव बोर्ड नहीं है। इसमें बहुत इनके रोल में इनकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह कोरोना के बाद चीन की विश्वसनीयता दुनिया भर में घटी थी, नेपाल में चीन से आई इस तबाही से आस पड़ोस के देशों की आंखें खुल सकती हैं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा होगा कि चीन कितने भरोसे के लायक है।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या नेपाल के सामने है, जो हिमालय की गोद में बसा है। वहीं चीन विकास के नाम पर हिमालय को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। 2025 में भी इस तरह की घटना हुई थी और इसके साथ ही पिछले कई सालों में चीन ने इस इलाके में भारी संख्या में अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, उन पर भारी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर नीचे से खोखले हैं, कमजोर हो गए हैं और इसकी वजह से भी ये बड़ी त्रासदी हुई है। जिस तरह से कोविड-19 में चीन की संदेह से भरी भूमिका रही है, उसी तरह से नेपाल में आए जल प्रलय के पीछे भी अब चीन की भूमिका को लेकर दुनिया भर में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। नेपाल की तरफ से चीन की हो रही आलोचना के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने चीन से मिली ताजा जानकारी, सैटेलाइट तस्वीरों और शुरुआती विश्लेषण का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि तिब्बत में जिस जगह ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई थी, वहां नदी का बहाव रुक गया है और एक झील बन गई। इसलिए अगली सूचना तक नेपाल में वोटेकोशी नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों, यात्रियों, बचाव कार्य में लगे कर्मियों को सावधानी बरतने को कहा गया है। सवाल ये है कि नेपाल को चीन ने इसी तरह से पहले खबरदार क्यों नहीं किया? अगर वो अभी ऐसा कर सकता है तो पहले क्यों नहीं किया गया? भारत के लिए भी हादसा एक सबक है, जिसे लेकर एक्सपर्ट की सलाह है कि वो हिमालय के क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम को दुरुस्त करे। चीन से नेपाल की नाराजगी बनती है, लेकिन चीन हमारा भी पड़ोसी है, जिसने पिछले 3 वर्षों से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का डेटा हमें नहीं दिया और इसके कारण भारत की सीमा पर चीन की तरफ से बनाए जा रहे बांध हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी शामिल है, जिसे चीन 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके बना रहा है। नेपाल की तबाही ने चीन के बांध को लेकर भारत को नए सिरे से चिंता में डाल दिया है, क्योंकि भूकंप के क्षेत्र में बन रहा ये बांध अगर टूटा तो फिर उत्तर पूर्व में नेपाल से कई गुना अधिक और बड़ी तबाही मच जाएगी। असम में ब्रह्मपुत्र की वजह से हर साल भयानक बाढ़ आती है, जिससे बड़ी तबाही मचती है। लेकिन चीन की वजह से भारत पर महाविनाश का खतरा गहरा गया है। नेपाल ने तो भारत के डर पर बस मुहर लगाई है। तिब्बत से नेपाल में आई तबाही के लिए बर्फ के पहाड़ के टूटने से लेकर भूकंप तक की बात कही जा रही है। लेकिन भारत को लेकर सबसे बड़ा सवाल चीन के सबसे बड़े बांध को लेकर है, जिसे वो उत्तर पूर्व के नजदीक बना रहा है। ये चीन का 3 गार्जेस डैम है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहा जाता है। लेकिन चीन हिमालय में इससे भी बड़ा डैम बना रहा है, जो भारत के बेहद नजदीक होने के साथ भूकंप के खतरे वाले इलाके में भी है। खबरदार करता सवाल इसीलिए ये आता है कि अगर तिब्बत में ग्लेशियर टूटने या भूकंप ने नेपाल का ये हाल कर दिया, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा बांध टूटा तो फिर भारत में कितनी बड़ी तबाही होगी। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, उसे मेडोग और यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ही यादुलन सांगपो कहते हैं। बांध को ग्रेट बैंड क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जहां पर नदी मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। चिंता की बात यह है कि चीन की तरफ से बांध के लिए हिमालय के पहाड़ों में लंबी सुरंग खोदे जाने का प्लान है, ताकि बिजली उत्पादन के लिए नदी का रुख बदला जाए। कुदरत के साथ ये खिलवाड़ कभी आपदा बना तो नदी का पानी ऐसी प्रलय लाएगा जो सपने में नहीं सोचा जा सकता। इसीलिए भारत ने इस बांध को बनाने का विरोध किया। इसीलिए नेपाल में आपदा के बाद ब्रह्मचर्यानी जैसे मशहूर भू राजनीतिक विश्लेषक और लेखक एक बार फिर इस बांध को लेकर दुनिया को खबरदार कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे ज्यादा भूकंप के लिहाज से एक्टिव बड़ी पहाड़ी रेंज है, जहां खतरनाक भूकंप आने का रिकॉर्ड है। कैसे एक मामूली भूकंप की घटना भी बड़े पैमाने पर असर डाल सकती है, ये आज तब देखा जब तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर 4.4 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी, जिसमें अचानक आई बाढ़ ने नेपाली गांवों को बहा दिया। उन्होंने आगे कहा कि इससे हिमालय के भूकंप वाले जोन के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की चीन की बेवकूफी पर दुनिया का ध्यान फिर से जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो भारत तिब्बत बॉर्डर के पास है, एक वाटर बम बनने वाला है।
जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को डुबो सकता है और आगे बांग्लादेश में तबाही तक मचा सकता है। भारत हो या फिर बांग्लादेश, दोनों देश ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में हैं। सबसे बड़ा बांध बनने पर चीन मानसून और भारी बारिश के समय मनमर्जी से पानी छोड़ सकता है, जो भयानक बाढ़ का कारण बन सकती है। वहीं सूखे के हालात में पानी रोक भी सकता है, जिससे भारत में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। चीन हिमालय में सुरंग समेत कई बड़े प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दावा है कि ग्लेशियर के नीचे की जमीन खोखली हो चुकी है। इस बीच अगर वो उत्तर पूर्व के नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाता है तो एक्सपर्ट को लगता है कि अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अगर तराई का हिस्सा ही पानी से भरा हो और हिमालय पर कोई गहरा प्रभाव पड़े तो फिर भूकंप के खतरे का अंदेशा लगातार बना रहता है। इस जगह डैम बनाने से भूकंप और प्राकृतिक आपदा का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि चीन जब हिमालय में डैम बनाएगा तो डैम के जलाशय में अरबों लीटर पानी भरेगा, जिससे पानी के लंबे समय तक रिसाव और दबाव के कारण पहाड़ों के ढलान अचानक दरक सकते हैं। अब आप सोचिए, सबसे बड़े बांध वाले इलाके में छोटा सा भूकंप महा तबाही ला सकता है। खबरदार करती बात यह है कि चीन जिस इलाके में डैम बना रहा है वो पहले से ही हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र में आता है। 9 साल पहले यहाँ 6.9 तीव्रता का भीषण भूकंप इसकी फॉल्ट लाइन के उत्तर में आ चुका है। और चौंकाने वाली बात यह कि चीन की सरकारी संस्थाओं से जुड़े वैज्ञानिकों ने ही ये चेतावनी अपनी सरकार को दी है। बावजूद इसके चीन की सरकार इसकी अनदेखी कर भारत की सीमा पर बांध के रूप में एक वाटर बम का खतरा पैदा कर रही है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव और मां पार्वती का पवित्र निवास माना जाता है और इसीलिए देश भर से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए जाते हैं। स्वयं को इस यात्रा के लिए चुने जाने पर बेहद धन्य मानते हैं। लेकिन नेपाल में हादसे के बाद से हमारे 288 भारतीय लापता हैं, जिनमें बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की है। हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए मैं अपने पति के साथ दीपक आहूजा के साथ मोहन हिमालय की तरफ से आई थी और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम किरोग में 3 दिन पहले नीचे आ गए और कल जो फ्लड आया उसमें हम लोग फंस गए हैं। तिब्बत में फंसी सुनीता आहूजा ने जब चीन के हिस्से में बने इमिग्रेशन ऑफिस की तबाही को देखा होगा तो भगवान को शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि जिस रास्ते से वो मानसरोवर यात्रा को लेकर नेपाल से तिब्बत में दाखिल हुई, अब वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। सुनीता और उनका परिवार भले ही बच गया, लेकिन घर कैसे लौटे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ बहुत भारतीय नागरिक लापता भी हैं और यहाँ के नागरिक भी सब डिस्टर्ब है। किसी को भी नहीं पता चल रहा कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कोई परमिशन नहीं मिल रही है। तो मेरी हमारे देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि वो चाइना के गवर्नमेंट से बात करें और हमारे लिए कुछ रेस्क्यू कराएं या कोई परमिशन दिलवाए कि हम अपने घर वापस आ सकें, क्योंकि तबीयत खराब है। यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम है, ना यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। हम सब यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। सुनीता जहाँ देश लौटना चाहती हैं, तो वहीं देश में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनों की खोज खबर को लेकर परेशान हैं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि को नेपाल के रास्ते मानसरोवर जाना था, लेकिन बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से उनका कुछ अता पता नहीं। हजारों किलोमीटर दूर अब उनका परिवार चिंता में घुला जा रहा है। अनहोनी का डर इन्हें सोने नहीं दे रहा, क्योंकि नेपाल में आई तबाही में विमला रवि और उनका ग्रुप लापता हो गया है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती का परिवार भी चिंता में घुला जा रहा है। आज तक को शुभ्रा की तस्वीर दिखाते ये उनके पति, जिन्होंने हमें बताया कि हादसे से आने पहले उनकी पत्नी शुभ्रा से बात हुई थी। मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है, ना उनसे कोई फोन पे बात हो पा रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमको कोई पता भी नहीं चल रहा है। हम लोग एम्बेसी के साथ भी कांटेक्ट किए, बट अभी तक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है। तो ये मेरा आप लोगों से विनती है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिले
तुरंत हम लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत वरीड है, पूरा फैमिली अभी उसमें कुछ बहुत टेंशन पे है। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए। ये परिवार नेपाल में आई तबाही के बाद भले ही चिंतित हो, लेकिन सुदीप्ता अपनी पत्नी की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हादसे से काफी पहले तक उत्साहित थे। उन्होंने बताए थे वो सनी वेदर थे, गर्मी भी थे, ऐसा कोई सिचुएशंस कोई हम लोग अंदाजा ही नहीं कर पाए कि ऐसा कोई सिचुएशन आने वाला है, क्योंकि वेदर बहुत साफ था और उनका इमिग्रेशन हो गया था। नाउ दे आर बीन मूविंग टू टिबेट, सो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। ऑल आर हैप्पी एंड ऑल आर गोइंग टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन कैलाश मानसरोवर। कोलकाता की शुभ्रा की तरह पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की शिक्षक केया प्रामाणिक भी बुधवार के बाद से लापता है। वो भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर अपने दोस्तों के साथ नेपाल गईं, लेकिन उनकी अब कोई खोज खबर नहीं मिल रही। न्यूज चैनल देख रहा है, उसे हटवा बना रहा है। नेपाल कहाँ पर गया था? हाँ, कोई यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर। और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था? ग्रुप थे 30। कोलकाता से सुष्मिता भट्टाचार्य कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर 21 तारीख को नेपाल गईं। घूमने की शौकीन सुष्मिता ने 23 अगस्त को परिवार से अपने आखिरी बार बात की। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और टिबेट बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, 24 घंटे से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए उनके साथ और एजेंसी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बहुत दिनों का प्लान था, तो वन पार्ट ऑफ मी इज ऑल्सो लाइक आके करना है तो करने देता हूँ, बट या आई विश मैं मना कर देता। परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसकी वजह मिली एक निजी जानकारी कि जिस ग्रुप के साथ सुनीत की मां गई उनमें एक महिला को बचा लिया गया। 30 लोग गए थे इस टूर ऑपरेटर के साथ। उनमें से एक फेलो ट्रैवलर, आई थिंक शी वाज रेस्क्यूड। आई गॉट द पिक्चर इन माय व्हाट्सएप कपल ऑफ आवर्स बैक, दो घंटा पहले। तो शी वाज पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द ट्रैवलर्स। तो या थोड़ा बहुत मतलब उससे ज़्यादा होप मिलता है कि एक ट्रैवलर को रेस्क्यू कर सकते हैं तो बाकी सबको भी कर ही लेंगे सामने। ऐसे ही हैदराबाद की कन्नेमल्ला सुहासिनी के घर में मायूसी छाई है। उनके परिवार का दिल नेपाल में तबाही की तस्वीरें देखकर बैठा जाता है। सुहासिनी नेपाल पहुंचकर लगातार अपने परिवार से फोन पर संपर्क में थी, लेकिन बुधवार सुबह के बाद से उनका फोन नहीं आया। इस समय बिहार की खबर भी आपको बता दें। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों की बात सरकार ने मान ली है। बड़ी खबर यह है, अब TRE 4 की परीक्षा एक चरण में ही होगी। छात्र अपनी अन्य मांगों के साथ इस मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए थे और छात्रों को खुशी हुई है इस बात पर कि पटना के गर्दनी बाग में जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था वहां पर सरकार ने अब उनकी ये बात मान ली है। अन्य मांगों के साथ साथ ये काफी महत्वपूर्ण मांग छात्रों की थी कि TRE 4 की परीक्षा को अलग अलग चरणों में कराने के बजाय सिर्फ एक चरण में करवाया जाए, और ये प्रमुखता से मांग छात्र उठा रहे थे, जिसे छात्रों ने मान। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।